बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आपके चैनल के साथ हाजिर हैं। ये तालीम तो सबके लिए है। एज यू नो, दिस इज़ द चैनल फॉर दोज स्टूडेंट who want to get the high education but cannot afford to pay the university heavy fees. So this channel will assist them to pay the university fees and purchasing the books. इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। अभी हमने इससे पहली क्लास के अंदर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस किया था कि टाइम मैनेजमेंट है क्या चीज़, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, टाइम मैनेजमेंट किस लिए करनी चाहिए। एक सक्सेसफुल आदमी को टाइम पर कंट्रोल रखना चाहिए, टाइम पर कंट्रोल होना चाहिए। टाइम पे अगर हमारा कंट्रोल होगा, टाइम पे हम सवार हो जाएंगे तो फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। नाउ आज जिसका ऑब्जेक्टिव है, हम 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड टेक्निक्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किसे कहते हैं, और टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या हैं, किस तरह हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम। सो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। टाइम किस तरह मैनेज किया जा सकता है, टाइम कैसे ज़ाया हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो टाइम मैनेजमेंट की रीज़न्स क्या हैं, किस वजह से, किस तरीके, क्यों, क्या वजह है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए हम 2 चीज़ें पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रायोरिटाइज द वर्क, प्रायोरिटाइज द असाइनमेंट्स। हमको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने काम को किस तरह प्रायोरिटाइज करना है। हमें अपने वर्क की एक सीरीज़ मालूम होनी चाहिए कि नंबर 1 पे कौन सा काम ज़रूरी है, नंबर 2 पे दूसरा काम कौन सा ज़रूरी है, नंबर 3 पे कौन सा काम ज़रूरी है। हम बाज़ लोगों को जो असल में मसला आता है वो प्रायोरिटाइज करने में आता है। बाज़ लोग अपने टाइम को, अपने असाइनमेंट्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते। ये टाइम बहुत कीमती है। आपके पास जब पैसा आता है आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, इतने का मैं ये परचेज़ करूँगा, इतने का मैं ये ख़रीदूँगा, इतने का मैं ये लेना है और ये मेरी सेविंग है। तो वो टाइम के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? टाइम के साथ भी यही करना चाहिए, उसको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है। स्केड्यूलिंग करनी चाहिए अपने टाइम की, प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने काम को कि सबसे पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा और उसके बाद। तो इसके नतीजे में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज पाया जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप टारगेट ओरिएंटेड हो जाएंगे, अपने माइलस्टोन जल्दी अचीव करना शुरू कर देंगे। अगर आपने, और आपके पास स्ट्रेस भी नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम मैनेज नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज होंगे, चीज़ें फैली हुई होंगी, आपके पास 1, 2, 3 असाइनमेंट्स रखे हुए होंगे और कोई भी कभी इधर करना, कभी ये करना, कभी वो करना, कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, तो आपके पास स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टाइम की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इस तरह हमें पहले मालूम होना चाहिए कि हमें पहले काम कौन सा चाहिए। टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट इज द प्लानिंग एंड द कंट्रोल
of the amount of time. Time management is the control, planning of the amount of the time spent on the specific project, specific assignment. अगर जो टाइम हम किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पर लगा रहे हैं, उस टाइम के प्रोसेस को, एक्टिविटी को करने के तरीक़ेकार को, किस तरह हम ये काम कर रहे हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। कितना इफ़ेक्टिव टाइम है, कितना एफिशिएंटली हम वो काम कर रहे हैं, वो आपको इसी से पता चलेगा, उसी से आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। अब एक सर्वे है, सर्वे में ये अंदाज़ा किया गया है कि ये तकरीबन 2007 में एक सर्वे हुआ था। 2500 बिजनेसमैन की स्टडी की गई 38 कंट्रीज़ के अंदर। तो उसमें ये पता चला कि 80% कॉस्ट वेस्टेड इन द बैड मैनेजमेंट। 80% कॉस्ट वाज वेस्टेड ड्यू टू द बैड टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या खराबी है? 30% लैक ऑफ प्लानिंग, आपकी प्लानिंग सही नहीं है, ये बैड मैनेजमेंट है। इसके अंदर 18% पुअर कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी टीम के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है उसकी वजह से। तो 18% पुअर कम्युनिकेशन की वजह से बैड प्लानिंग हो रही है टाइम मैनेजमेंट की। इसी तरह 31% ड्यू टू अनऑर्गेनाइज, कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अपना काम सीरीज़ में नहीं रखा हुआ है, अपना काम तरतीब में नहीं रखा हुआ है, अपना काम क्यू में नहीं लगाया हुआ है। तो ये एक सर्वे के नतीजे में रिजल्ट आया कि बैड टाइम मैनेजमेंट की ये 3 रीजंस हैं। नंबर 1 लैक ऑफ प्लानिंग, नंबर 2 पुअर कम्युनिकेशन, नंबर 2 ड्यू टू अनऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू अनऑर्गेनाइज। हम अनऑर्गेनाइज होते हैं, हमें एक पेपर तलाश करने में ही 15 मिनट लग जाते हैं, पेपर फाइलों में नहीं लगाया हुआ, ऐसे ही रख दिया है, अब उसको तलाश कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट तो पेपर तलाश करने में लग गए। तो ये आपका टाइम ज़ाया हुआ अनऑर्गेनाइज से। अगर आपने प्रॉपर प्लेस पे उस पेपर को लगाया हुआ होता तो विदिन 1 सेकेंड, विदिन 2 मिनट्स यू कैन गेट द पेपर व्हाट यू, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपने उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा, आपने उस वक्त तो शायद 2 मिनट बचा लिए, टेबल पे पेपर रख दिया, फाइल नहीं किया, 2-3 मिनट 4 मिनट आपके बच गए। लेकिन जब उस पेपर की ज़रूरत पड़ी तो 15 मिनट ज़ाया हो गए आपको उस पेपर को तलाश करने में। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम अच्छी करेंगे तो क्या होगा? हम सक्सेसफुल होंगे, हम कामयाब होंगे, हमारा प्रोजेक्ट इन टाइम कंप्लीट होगा, हमारे असाइनमेंट इन टाइम कंप्लीट होंगे और हमारी इफ़िशियंसी अच्छी होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हमारी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस नहीं होगा। हम विदाउट स्ट्रेस काम कर रहे होंगे, जो कि हमें हेल्दी बनाएगा, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएगा। अब इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट क्या वाकई इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। क्यों? इट इज़ द स्किल विच एवरीवन कैन लर्न। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मेरे पास हो सकती है, आपके पास नहीं हो सकती, उनके पास हो सकती है, मेरे पास नहीं हो सकती। दैट इज़ द स्किल विच वी कैन लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग, फ्रॉम प्रैक्टिस। दिस कैन बी गेट लर्न, this can be learned through practice, through studies of books, through training। ये हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी की जागीर हो या किसी को सिर्फ चंद लोगों को आती हो, ऐसा नहीं है। वही लोग आगे सक्सेसफुल होते हैं जिनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इफ़ेक्टिवनेस, एक एफिशिएंसी, कि आपका काम इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंसी हो। अब इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी में से बहुत छोटा सा डिफरेंस है।
the things to do things right, to do right things, to do right things. This is effectiveness. effectiveness क्या है? to do right things, यानी कि सही चीज़ करने को, सही चीज़ असाइनमेंट करने को इफ़ेक्टिवनेस आएगी। अगर आप एक काम कर रहे हैं, एक असाइनमेंट कर रहे हैं, अगर वो सही आपके लिए, आपके ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, आपकी KPI का हिस्सा है, अगर वो आपका असाइनमेंट का ही हिस्सा है, तो आप उसको करें। टू डू राइट थिंग, टू डू राइट थिंग, दैट इज द effectiveness to do the right thing. It is the effectiveness. और efficiency क्या होती है? To do things in the right way. efficiency क्या होती है? To do things in the right way. चीज़ों को सही तरीके से करने को efficiency कहते हैं। सही चीज़ करने को effectiveness और सही तरीके से करने को efficiency. That is the very light difference between effectiveness and efficiency. Effectiveness is the to do the right things, efficiency to do things in a right way. In a right way. Suppose एक मैं एग्जाम्पल आपको शेयर करता हूँ। अगर एक टेलीफोन ऑपरेटर है, उसको किसी ऑफिसर ने 6 टेलीफोन नंबर दे दिए कि आप ये 6 फ़ोन कॉल्स मिला के मुझे दे दें। अब वो क्या करती है कि 6 के 6 टेलीफोन नंबर मिला के उस ऑफिसर को दे देती है। तो ये क्या है? इफेक्टिवनेस तो है, एफिशिएंसी नहीं है। उसने काम तो सही कर दिया क्योंकि ये इसका काम था, इफेक्टिवनेस हो गई, लेकिन इफिशिएंसी नहीं है क्योंकि उसने सही तरीके से नहीं किया। एक वक्त में एक बंदा एक ही कॉल अटेंड कर सकता है, 6 कॉलें कैसे अटेंड कर लेगा? तो ये इफेक्टिवनेस नहीं है, इफिशिएंसी है। तो हमें अपने काम में ये देखना होगा कि वो इफेक्टिव भी हो और इफिशिएंट भी हो, तो फिर हमारे काम में कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट आएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट आएगा, हम रिजल्ट से जल्दी करीब पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है मैट्रिक्स, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। ये दो टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये बहुत अर्जेंट काम है। एक सर्वे के मुताबिक अर्जेंट काम क्यों बनता है, अर्जेंट काम क्यों आता है? अर्जेंट काम इसलिए आता है कि हम इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे होते। कोई भी अर्जेंट काम किस लिए पैदा होता है, कोई अर्जेंट काम, इमरजेंसी किस लिए होती है? क्योंकि हमने कोई इम्पोर्टेंट काम वक्त पे नहीं किया हुआ होता, इस वजह से कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई अर्जेंट काम बन गया। अब हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के एक मैट्रिक्स के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, not important, urgent and important, not urgent, not important। हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, नॉट अर्जेंट है, वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट, हमें ये पहले एनालाइज करना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। अब उसकी क्लासिफिकेशन होती है, कर लें कि ये इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट भी है, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब आपको इस कैटेगरी के अंदर अपने काम को असाइनमेंट में डिवाइड कर दें कि काम है क्या, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, अर्जेंट इम्पोर्टेंट दोनों हैं, ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अर्जेंट नहीं है। अब हम कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? ऑफ कोर्स वो काम सबसे पहले करेंगे जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले काम हम कौन सा करेंगे? जो अर्जेंट भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। ये होता है गोल एंड प्लानिंग का। ये काम कौन सा होता है?
गोल और प्लानिंग, अगर हमने सही से गोल सेट कर दिए, अगर हमने अपने सही प्लानिंग कर ली, तो कभी भी अर्जेंट काम आपके पास नहीं आएगा, कभी भी आपके पास अर्जेंट रेगुलर काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट काम पे तवज्जो देंगे, अर्जेंट काम खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट काम मिनिमाइज दी अर्जेंट वर्क, ठीक है। अब ये क्या हो सकते हैं, एमरजेंसी, कोई एमरजेंसी आ गई तो ये इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। खुदा ना करे किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पास फ़ोन कॉल आई है, अब आपको हॉस्पिटल जाना है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर इमीडिएटली, आपको फ़ौरन वहाँ जाना होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इसी तरह कोई डेडलाइन, you have a deadline, you have a target, तो that is urgent and important both। आपको दिन और रात लगा के अपनी डेडलाइन को, अपने टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि टारगेट है और डेडलाइन आपकी सक्सेस की निशानी है। इसके बाद कस्टमर कंप्लेंट्स, भाई सारा काम ही हम कस्टमर के लिए कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। कस्टमर की कंप्लेंट्स को सबसे पहले अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर भी है, हमारी कंपनी की गुडविल पर भी है। तो सबसे पहले काम कौन सा होगा, जो अर्जेंट भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। और आप अगर इम्पोर्टेंट काम टाइम पे कर लेंगे, अगर इम्पोर्टेंट काम आप वक्त पे कर लेंगे, तो अर्जेंट काम खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएगा। अर्जेंट काम क्रिएटिव उस वक्त होता है जब आप इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे होते। अब जो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वो कौन से काम होंगे, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, वो काम आपको साइडलाइन कर देने चाहिए, ताकि वही जब काम वक्त मिलेगा, जब टाइम होगा, जब मेरे पास सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, मैं जब देखूंगा। अब वो कौन कौन से काम हो सकते हैं, ये डिस्ट्रक्शन होती हैं, ये डिस्ट्रक्शन होती हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, इररेलेवेंट ईमेल्स, बेताशा ऐसी ईमेल्स आ गई हैं, जंक ईमेल्स आ गई हैं आपके पास, जिनको आप पढ़ रहे बैठे हुए। भाई जंक ईमेल्स हैं, क्या ज़रूरत इनको पढ़ने की, आपको किस चीज़ में, आपकी नॉलेज में किस चीज़ का इजाफा करेगी, कौन सा आपका असाइनमेंट में हेल्प करेगी। इग्नोर देम, इग्नोर देम। इसी तरह पर्सनल कॉल्स, भाई पर्सनल कॉल्स आप बाद में कर लीजिएगा, पर्सनल कॉल्स आप बाद में कर लीजिएगा, कीप इट, आप इसको रख दें अलग से। अभी आप अपने असाइनमेंट पे तवज्जो दें, अपने टारगेट्स पे तवज्जो दें, अपने इंपॉर्टेंट काम पे तवज्जो दें। पर्सनल कॉल हैं बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वीकेंड पे कर लेंगे, ये पर्सनल कॉल्स हैं। इसी तरह यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, लिंक्डइन पे लगे हुए हैं, ये सब इररेलेवेंट काम है, नॉट ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। देन व्हाई वी आर वेस्टिंग द टाइम ऑन दीज एक्टिविटीज। देन वो काम जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसके बाद हम तीसरी क्लास है, वो काम जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, यानी कि उनको करना चाहिए हमको लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। मसलन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप आगे की प्लानिंग करने जा रहे हैं, अपने वर्क को स्केड्यूल करने जा रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स को डेलीगेट करने जा रहे हैं। इसी तरह ट्रेनिंग, टू कॉल अ फ्रेंड, टू सी द सिस्टर, ये इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो ये आपको जब काम मिले, उस वक्त टाइम मिले आप कर लें। इसी तरह जो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट हैं, मसलन जो कि काम इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, रेगुलर मीटिंग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह टेलीफोन कॉल्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अर्जेंट आ गई है टेलीफोन कॉल, अर्जेंट है, कॉल अटेंड कर ली, सुन ली, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह आप किसी
कुलीग्स के मशवरा दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, कुलीग्स को समझा रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। अब हम इसके बाद जो तीसरी चीज़ है हमारे पास, वो है माइनर टाइम ऑफ द वेस्टेज। हम अपना टाइम किस तरह ज़ाया करते हैं, हम अपना टाइम दिन में किस तरह ज़ाया करते हैं। ऑफ कोर्स टेलीफोन कॉल्स में, सोशल मीडिया पे, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स पे, जो कि अनवांटेड विजिटर्स, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ है, हमने कोई स्केड्यूल नहीं किया हुआ है, बग़ैर टेलीफोन किए वो हमसे मिलने आ गए हैं, वो विजिटर्स हमें टाइम ज़ाया करते हैं। इसी तरह नीडलेस रिपोर्ट, जंक ईमेल्स, ये सब हमारा टाइम ज़ाया करती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ऐसी मीटिंग जिसका कोई एजेंडा ही नहीं है, विदाउट एकदम से मीटिंग आ गई, भाई चले आए हैं, उधर मीटिंग है, तो ये विदाउट एजेंडा, विदाउट स्केड्यूलिंग, दिस मीटिंग इज़ आल्सो टाइम इसमें आपका ज़ाया करती हैं, और आपको ये भी एक आपके असाइनमेंट में, आपकी टाइम मैनेजमेंट में ऑब्स्टेकल के तौर पे यूज़ होती हैं। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कि टाइम को किस तरह मैनेज किया जाता है। टाइम को किस तरह मैनेज कर सकते हैं आप। नंबर 1, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं तो आप इन ईमेल के फोल्डर बना सकते हैं, इन ईमेल्स के मुख्तलिफ फ़ोल्डर बना सकते हैं। और जब वो ईमेल्स अपने अपने फ़ोल्डर पर चले आएँ तो आपको प्रायोरिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस फ़ोल्डर्स की ईमेल आपको पहले देखनी है, किस फ़ोल्डर की ईमेल बाद में देखनी है। मसलन अगर ईमेल का आपने एक फ़ोल्डर बना दिया है बॉस के नाम से, एक फ़ोल्डर बना दिया है आपने अपने असिस्टेंट के नाम से, एक फ़ोल्डर बना दिया है आपने कस्टमर के नाम से, तो अब आप यहाँ प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप बॉस की ईमेल देखें, उसके बाद कस्टमर की, उसके बाद असिस्टेंट की, ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सी ईमेल पहले पढ़नी है, कौन सी ईमेल बाद में पढ़नी है। इस तरह अपनी ईमेल को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नंबर 2, कैलेंडर। अपना कैलेंडर मेंटेन करें, अपना कैलेंडर मेंटेन करें। आप अपने तमाम इसके वर्क, तमाम असाइनमेंट अपने कैलेंडर में डालें। टास्क असाइनमेंट, आपके पास जितने भी टाइम से काम हैं, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, वो सब जमा करते रहें, लेते रहें, और वो सब के सब अपने कैलेंडर में ज़रूर में डालें। कैलेंडर में डालें, टास्क मैनेजमेंट असाइनमेंट में डालें। इसके लिए आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट में भी टूल मौजूद है, एनी के नाम से भी एक टूल मौजूद है। आप हर कैलेंडर, आउटलुक के अंदर भी कैलेंडर होता है, उसके अंदर आप अपने वो कैलेंडर आपके एक सेक्रेटरी के तौर पे काम करेगी। वो कैलेंडर आपको एक सेक्रेटरी के तौर पे काम करेगा। जब आपका असाइनमेंट आपको ड्यू हो रहा होगा, वो कैलेंडर आपको बताएगा कि असाइनमेंट ड्यू हो रहा है, इसको कंप्लीट करने में 5 दिन रह गए, इसको कंप्लीट करने में 3 दिन रह गए, इसको कंप्लीट करने में 10 दिन रह गए। तो आपके लिए ये आसानी करेगा और आपके लिए एक क्या करेगा, सेक्रेटरी का काम करेगा। इसी तरह जब सबसे पहले ऑफिस आएँ या सबसे पहले सुबह उठें तो अपने सारे टास्क को एक लिस्ट आउट कर लें, अपने सारे टास्क को लिस्ट आउट कर लें, उसको रिव्यू करें। सुबह सुबह आप फ्रेश माइंड होता है, फ्रेश माइंड के साथ अपने सारे असाइनमेंट को रिव्यू करें, उसको प्रायोरिटाइज करें, देखें कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा पहले काम करना है, कौन सा नहीं करना। और सब करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जब जाने लगें तो 10 मिनट फिर अपने असाइनमेंट पे देखें, रिव्यू करें, असेस करें कि इनमें से कितने काम आपने कर लिए, कितने आप कैरी ओवर कर रहे हैं कल के लिए, और उनमें से कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट आउट ज़रूर होनी चाहिए सारे असाइनमेंट्स, ताकि अपने काम को, अपने असाइनमेंट को आप डॉक्यूमेंटेड कर सकें और उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। इसके बाद
रोज़ाना अपनी डायरी मेंटेन करें। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम असाइनमेंट आपको मिल रहा हो, वो डायरी में, अगर आप कैलेंडर, टास्क असाइनमेंट या आउटलुक या एनी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते तो मैनुअल डायरी में ज़रूर अपने असाइनमेंट में लिखें और उन असाइनमेंट्स की एक लिस्ट बनाते रहें और जब कंप्लीट होते जाएं उसको बताते जाएं कि ये काम कंप्लीट हो गया है, ये इनकम्प्लीट है, ये इन प्रोसेस है। तो इस तरह आपका टाइम जो है मैनेज होगा। जब आपको थिंग्स टू डू की लिस्ट ज़रूर बनानी है, इसका मतलब ये है कि आपको थिंग्स टू डू की लिस्ट ज़रूर बनानी है। जब आप थिंग्स टू डू की लिस्ट बना लेंगे तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर लें कि भाई पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, या आप कैसे करेंगे, या आप ऐसे करेंगे कि उसको देखेंगे पहले इम्पोर्टेंट काम कौन सा है और अर्जेंट काम कौन सा है। जब थिंग्स टू डू आपके सामने होगी तो उसमें से आप देखें कि आप ये काम इम्पोर्टेंट है, ये मुझे करने चाहिए, उसको लिस्ट आउट कर ले। कुछ काम उसमें ऐसे होंगे जो आप अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो डेफर हो सकते हैं, उनको कल के लिए डेफर करते हैं। जो आज करने हैं उसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप समझते हैं कि वो डेलीगेट्स हो सकते हैं तो उन काम को आप डेलीगेट कर दें अपने असिस्टेंट को। तो ये एक पूरा थिंग्स टू डू का आप पोस्टमार्टम करें सुबह आके कि ये काम मुझे करने हैं, इतने काम मैं करूँगा, ये काम मैं डेलीगेट कर देता हूँ, ये काम मैं डेफर कर देता हूँ फॉर द नेक्स्ट डे। जब आप काम प्राइवेटाइज कर लेंगे तो ना काम लिस्ट जब आपके पास बनी हुई होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सपोज थिंग्स टू डू की लिस्ट बना ली, अब इस थिंग्स टू डू की लिस्ट में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। डू 4D का काम करना होगा, 4D पे काम करना होगा। 4D पे क्या करना होगा, 4D पे काम करना होगा। थिंग्स टू डू पे डू कि ये काम मुझे करने हैं, ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है, ये मुझे काम करने हैं। नंबर 2 डेलीगेट्स, ये अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मैं डेलीगेट कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, इसलिए मैं इनको डेलीगेट कर देता हूं। डिले, ये अर्जेंट में ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कल कर लूंगा। ये डिले क्या है, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको डिले कर देता हूं, मैं इसको कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। नंबर 4 डिलीट, आप वो काम जो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है उनको डिलीट कर दें। Why you are wasting your time? Why you are doing those work which cannot be beneficiary for you? So वो काम जो कि आप नहीं कर, ना अर्जेंट है आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है, उनको डिलीट कर दें। तो अब सबसे पहले थिंग्स टू डू को क्या करेंगे, हम सुबह एक थिंग्स टू डू की लिस्ट बनाएंगे। थिंग्स टू डू की लिस्ट के अंदर फिर हम प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रायोरिटाइज करके हम देखेंगे जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है वो हम खुद करेंगे, डू हम करते हैं, और जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम डेलीगेट कर देंगे दूसरे को ताकि वो काम भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसको, क्योंकि करना ज़रूरी है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, इसलिए हम उसको डिले कर देंगे फॉर नेक्स्ट डे, फॉर नेक्स्ट वीक, वट एवर दी वी हैव ईजी टाइम। डिलीट, और जो ना अर्जेंट हैं ना इम्पोर्टेंट हैं तो वाई वी आर टेकिंग इन अवर लिस्ट, डिलीट देम, ख़त्म करें उनको। तो इस तरह हम अपने आप के टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ये टूल्स है टाइम को मैनेज करने के। आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपने आउटलुक को भी यूज़ कर सकते हैं, एनी एक एप्लीकेशन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स टू डू के एक मैनुअल लिस्ट बना के उसको भी प्रायोरिटाइज करके डू, डिले, डिलीट और डिले में कर सकते हैं 4D अप्लाई करके। तो इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टाइम भी मैनेज होगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, और जब आपके पास कामयाबी हासिल हो तो आप उसको सेलिब्रेट भी करें। ये आपको स्ट्रेस से भी निकालेगा और आपको कामयाबी की मज़ीद आगे कामयाब करने के लिए मोटिवेट करेगा।
अब आखिर में मैं आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करें, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो हैवी फीसेज यूनिवर्सिटी की अदा नहीं कर सकते। तो दिस चैनल विल हेल्प दोज स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड दी हैवी फीसेज ऑफ द universities. So this channel will pay and assist them for paying the university's fees and purchasing the books. That's why you are all requested to please subscribe the channel. All those who lives in Pakistan or outside the Pakistan, please subscribe this channel. Thank you very much.